सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। अपने इस चैनल के माध्यम से आज की कक्षा में मैं आपके साथ एक बार फिर विधि तृतीय वर्ष के लिए इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स को डिस्कस करूंगा। और जैसा कि पिछली दो वीडियोज़ में मैंने इंट्रोडक्शन में नए सिरे से एक बार अपन ने पूरा कोर्स पढ़ लिया है, नए सिरे से जिस टॉपिक को मैंने शुरू किया उस पर दो छोटे छोटे वीडियोज़ अपन ने अध्ययन कर लिए। तीसरा वीडियो जो है वो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ निर्वचन और संविधियों के क्लासिफिकेशन पर या टाइप्स पर। तो देखिए यहाँ ब्रीफली मैं आपको कुछ चीज़ों का इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, आप इसका शॉट ले लीजिए ताकि आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग सके। इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ छोटी छोटी चीज़ों का इंट्रोडक्शन आपको करवाना चाहूँगा, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में ये देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस टॉपिक में आगे भी अपने पास अध्ययन के लिए बहुत सारी चीज़ें बची हुई है। तो इसमें देखिए सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे निर्वचन के प्रकार पर या टाइप्स ऑफ इंटरप्रिटेशन पर, और उद्देश्य के आधार पर जो निर्वचन है वो वर्गीकृत किया जाता है और उद्देश्य के आधार पर निर्वचन के दो टाइप जो है वो हमें बताए जाते हैं। पहला है शाब्दिक निर्वचन, लिटरल इंटरप्रिटेशन, लिटेरा स्क्रिप्टा, लिटेरा लेजिस। तो यहाँ देखो हमारे सामने किसी भी कानून का इंटरप्रिटेशन करने के लिए जब अपन बैठते हैं तो दो पोजीशन होती हैं कि एक तो ये कि उस कानून के भीतर रखे गए शब्दों का यदि हम अक्सर से सीधा सीधा प्राकृतिक मीनिंग लेते हैं तो उससे किसी प्रकार की अव्यवहारिकता या किसी प्रकार की असंगतता या किसी प्रकार की अन्याय की जो गुंजाइश है वो नहीं होती है। तो ऐसी सिचुएशन में हम बिल्कुल शाब्दिक अर्थ को ले सकते हैं। तो पहला देखिए शाब्दिक निर्वचन का इस्तेमाल वहाँ किया जाता है जब संविधि की भाषा स्पष्ट एवं असंदिग्ध हो। देखो किसी स्टैट्यूट की लैंग्वेज में किसी प्रकार का डाउट नहीं है और किसी प्रकार की संदिग्धता नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में हम शाब्दिक निर्वचन को अपनाएंगे। कहने का मतलब है कि उस कानून में रखे गए शब्दों का अक्सर से डिक्शनरी मीनिंग या शब्दकोशीय अर्थ जो है वो हम ग्रहण करेंगे। दूसरा टाइप का जो निर्वचन है वो है तार्किक निर्वचन या लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। इसमें देखिए जब शाब्दिक निर्वचन से अवांछित एवं असंगत परिणाम उत्पन्न हो अथवा उससे भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हो। देखिए यहाँ इसमें दो महत्वपूर्ण बातें हैं। यदि शाब्दिक निर्वचन करने से बात नंबर एक, जब शाब्दिक निर्वचन से अवांछित परिणाम पैदा हो, दूसरी बात है असंगत परिणाम पैदा हो, और तीसरी बात है कि उससे एक से अधिक या भिन्न भिन्न या अलग अलग अर्थ निकलते हों, तो उस सिचुएशन में हम लॉजिकल इंटरप्रिटेशन को अपना सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम तर्क के सहारे जिस कानून का निर्वचन करना चाहते हैं या कानून की जिस शब्दावली का इंटरप्रिटेशन करना चाहते हैं उसको अपने लॉजिक के सहारे उसकी सत्यता को पुष्ट करने का प्रयास करेंगे। तो कुल मिलाकर हम सिंपली ये कह सकते हैं कि निर्वचन को उद्देश्यों के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है और निर्वचन के दो टाइप बताए जा सकते हैं। पहला है शाब्दिक निर्वचन और दूसरा है तार्किक निर्वचन। ठीक है, अब यहाँ देखो निर्वचन किसका करते हैं अपन? स्टैट्यूट्स का करते हैं, संविधियों का करते हैं, कानूनों का करते हैं। और कानूनों के निर्वचन से पहले हमें कानूनों के टाइप्स का पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अलग टाइप के कानून का जो इंटरप्रिटेशन है वो कुछ अलग तरीके से किया जाता है, क्योंकि कानूनों का जो वर्गीकरण है या कानूनों की जो प्रासंगिकता है वो उनकी कैटेगरी वाइज है, और हर कैटेगरी के कानून की का जो इंटरप्रिटेशन या व्याख्या है वो अलग तरीके से होती है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले अपन जो डिस्कस करेंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैट्यूट्स या संविधियों का वर्गीकरण। और इसमें देखिए संविधियों को अलग अलग आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। इसमें देखिए आपके सामने बेसिकली 4 आधार मैंने प्रस्तुत किए हैं। अवधि के आधार पर, टाइप्स ऑफ स्टैट्यूट्स, और स्वरूप या नेचर के आधार पर, और क्षेत्र के आधार पर, और चौथा है उद्देश्य के आधार पर। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि अवधि के आधार पर जो संविधियां हैं वो दो प्रकार की होती हैं, और वो दो टाइप होते हैं, अस्थायी या टेम्परेरी स्टैट्यूट्स और दूसरा स्थायी या परमानेंट स्टैट्यूट्स। देखिए अस्थायी या टेम्परेरी स्टैट्यूट्स उन संविधियों को कहा जाता है जिनके अस्तित्व की समय सीमा विधि विशेष द्वारा सुनिश्चित होती है। देखिए सामान्यतया कुछ कानूनों की समय सीमा या परिवर्तन में रहने की अवधि है उसका उल्लेख कानून में कर दिया जाता है, और यदि एक निश्चित ड्यूरेशन का उल्लेख उस कानून में अधिनियम में कर दिया जाता है
तो ऐसी संविधियों को हम अस्थायी या टेम्परेरी स्टैट्यूट्स कहेंगे। दूसरी बात है स्थायी या परमानेंट स्टैट्यूट्स। ये वो संविधियां होती हैं जिनके अस्तित्व की सीमा अनिर्धारित किंतु संशोधन योग्य होती है। देखो, स्थायी स्टैट्यूट्स का मीनिंग ये नहीं होता है कि वो परमानेंट हो जाएंगी उसी रूप में। परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार उनमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उनके संबंध में या उनके परिवर्तन के संबंध में अस्तित्व की किसी सीमा का उल्लेख नहीं होता है। तो ऐसे संविधियों को अपन परमानेंट स्टैट्यूट्स के नाम से जानते हैं। दूसरी बात देखिए, स्वरूप या नेचर के आधार पर जो स्टैट्यूट्स हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप है आज्ञापक संविधियां या आदेशात्मक संविधियां या बाध्यकारी संविधियां। कहने का मतलब मैंडेटरी, इंपेरेटिव और ऑब्लिगेटरी स्टैट्यूट्स। देखो, इस श्रेणी में वो संविधियां या स्टैट्यूट्स आते हैं जो निश्चित कार्य को विशिष्ट ढंग से पूर्ण करवाने के लिए होती है। देखो, आज्ञापक या आदेशात्मक या बाध्यकारी जो स्टैट्यूट्स होते हैं वो निश्चित कार्य को और विशेष तरीके से पूरा करवाने के लिए होती हैं और उनका पालन करना जो है वो बाध्यकारी होता है। दूसरा है निर्देशात्मक या अनुज्ञात्मक, या इसको अंग्रेजी में अपन कह सकते हैं डायरेक्टरी और परमिसिव स्टैट्यूट्स। इस श्रेणी में वो संविधियां आती हैं जो कार्य करने हेतु निर्देश देने वाली अबाध्यकर है। देखो, काम करने के लिए इनमें डायरेक्शन या निर्देशन या सजेशन होता है, लेकिन इनका पालन करना जो है वो बाध्यकारी नहीं होता, या यूं कह सकते हैं कि ये एक तरह से मैंडेटरी, इंपेरेटिव या ऑब्लिगेटरी नहीं होती हैं। केवल ये विधियां निर्देशात्मक होती हैं या डायरेक्टरी नेचर की होती है। तीसरा ग्राउंड देखिए आपके सामने है क्षेत्र के आधार पर। तो देखो, क्षेत्र का मतलब है कि किन लोगों के ऊपर वो विधियां लागू होंगी। इस संबंध में आप देखिए, विधि या संविधि जो है वो दो प्रकार की होती है। पहला है आज्ञापक ऑब्लिक आदेशात्मक, पहला है सार्वजनिक या पब्लिक स्टैट्यूट जिसका संबंध सार्वजनिक मामलों से होता है, और दूसरा टाइप होता है निजी या प्राइवेट स्टैट्यूट्स जिसका संबंध व्यक्तिगत मामलों से होता है। तो देखो, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर या ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप के आधार पर हम संविधियों को दो भागों में बांटते हैं। सार्वजनिक संविधि जो सार्वजनिक मामलों से संबंधित होती है, और प्राइवेट स्टैट्यूट जो पर्सनल या इंडिविजुअल मामलों से संबंधित होती है। इसी प्रकार देखिए, उद्देश्य के आधार पर हम स्टैट्यूट्स को कुल मिलाकर मोटे तौर पर 12 श्रेणियों में क्लासिफाई करते हैं। इसमें पहला देखिए संहिताकारी, कोडिफाइड स्टैट्यूट्स। इस श्रेणी में वो संविधियां आती हैं जिनको संहिताबद्ध और पूर्णतया स्पष्ट कर दिया जाता है, जिस प्रकार इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता जो है वो अपने आप में संहिता या कोडिफाइंग स्टैट्यूट है, जिसमें सभी प्रावधानों को एक सीक्वेंस में और पूर्णतया स्पष्ट कर दिया जाता है। दूसरा देखिए समेकनकारी या कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूट्स। इस संबंध में आप देखेंगे कि ये विषय विशेष पर विधियों का एक स्थान पर संग्रहण करने वाली संविधियां होती हैं। कहने का मतलब है कि टॉपिक विशेष पर यदि हम किसी विधि को कलेक्ट करते हैं, जैसे महिला उत्पीड़न से संबंधित विधियां, बालकों से संबंधित विधियां, या एससी से संबंधित विधियां, एसटी से संबंधित विधियां, महिलाओं से संबंधित विधियां, तो कहने का मतलब ये है कि किसी टॉपिक विशेष के ऊपर यदि हम समस्त विधियों को एक साथ एक स्थान पर ग्रहण करते हैं तो ऐसी विधियों को अपन समेकनकारी या कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूट्स कहा जाता है। तीसरा इसमें देखिए घोषणात्मक या डिक्लेरेटरी स्टैट्यूट्स। इसमें देखो विधियों के संदेहों का निवारण करने वाली होती हैं। अगर किसी विधि विशेष के संबंध में किसी प्रकार का डाउट या संदेह उत्पन्न हो जाता है तो उस प्रकार के संदेहों को या डाउट्स को दूर करने के लिए जिन विधियों का निर्माण किया जाता है वो डिक्लेरेटरी स्टैट्यूट्स कहलाते हैं। चौथी है उपचारात्मक या रेमेडियल स्टैट्यूट्स। तो देखो रेमेडियल स्टैट्यूट्स उन संविधियों को कहा जाता है जिनमें नवीन उपचार प्रदान किए जाते हैं। देखो समय के साथ परिस्थितियां बदल जाती हैं तो किसी भी अवैध कार्य के लिए रेमेडी का जो स्वरूप है वो बदल कर अपने सामने आता है। तो इस प्रकार यदि किसी प्रकार की विधि द्वारा नए उपचार को उपलब्ध करवाया जाता है तो उसे रेमेडियल स्टैट्यूट कहा जाता है। समर्थकारी या इनेबलिंग स्टैट्यूट
उस सामान्य विधि का विस्तार करने वाली जहां वह संकुचित है। तो कई बार क्या होता है कि वक्त के साथ कुछ विधियां जो है वो नैरो मीनिंग प्रदान रखती हैं या बहुत ही संकुचित अर्थ धारण कर लेती हैं, और उस संकुचितता को दूर करने के लिए जिस विधि को हम पारित करते हैं उसे अपन इनेबलिंग स्टैट्यूट्स कहते हैं। असमर्थकारी या डिसेबलिंग स्टैट्यूट्स सामान्य विधियों में उपलब्ध अधिकारों को प्रतिबंधित या समाप्त करने वाली, इसमें उन विधियों को शामिल किया जाता है इस श्रेणी में जो पहले से मौजूद साधारण विधियों में उपलब्ध अधिकारों को प्रतिबंधित करती हैं या समाप्त करती हैं। कहने का मतलब ये कि पहले से मौजूद जो विधियों में अधिकार हैं उनसे संबंधित या उनके कंट्रोवर्शियल जो प्रावधान करने वाली विधियां हैं वो डिसेबलिंग स्टैट्यूट्स कही जाती हैं। 7वां टाइप देखिए, उद्देश्य के आधार पर दांडिक या पैनल स्टैट्यूट्स। इसमें वो विधियां आती हैं जो विशिष्ट कार्यों को अपराध घोषित कर दंडनीय बनाने वाली होती हैं। जैसे वक्त के साथ नए नए ऑफेंस या क्राइम या अपराध की श्रेणियां जो है वो गठित हो रही हैं परिस्थितियों के साथ, तो वो सारी की सारी विधियां जो है वो पैनल स्टैट्यूट्स में आएंगी। करारोपण या टैक्सिंग और फिस्कल स्टैट्यूट्स आय या विनिर्दिष्ट समय व्यवहारों पर कर अधिरोपित करने वाली, तो टैक्स इम्पोज करने वाली जो विधियां हैं वो टैक्सिंग या फिस्कल स्टैट्यूट्स में आती हैं। फिर 9 देखिए व्याख्यात्मक या एक्सप्लेनेटरी स्टैट्यूट्स। इस श्रेणी में वो विधियां आती हैं जो अन्य विधियों की व्याख्या करने में सहायक होती हैं, या यूं कहें कि वे विधियां जो अन्य विधियों की व्याख्या करने में मदद करती हैं वो सारी की सारी एक्सप्लेनेटरी स्टैट्यूट्स कहलाती हैं। 10वां है संशोधनकारी या अमेंडिंग स्टैट्यूट्स। मूल अधिनियमों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन या संशोधन करने वाली जो विधियां होती हैं उनको संशोधनकारी या अमेंडिंग स्टैट्यूट्स कहा जाता है। 11वां है इसमें निरसनकारी या रिपीलिंग स्टैट्यूट्स। इसमें देखो अधिनियमित संविधियों को निरसित करने वाली विधियां आती हैं। और 12वां और अंतिम जो रूप है वह है विधिमान्यकारी वैलिडेटिंग स्टैट्यूट्स। पूर्व विधियों के दोषों को दूर कर उन्हें विधिमान्य घोषित करने वाली जो विधियां होती हैं उनको अपन वैलिडेटिंग स्टैट्यूट्स कहा जाता है। इस प्रकार इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ जो चर्चा की है वो टाइप्स ऑफ इंटरप्रिटेशन और टाइप्स ऑफ स्टैट्यूट्स के ऊपर चर्चा की है। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इस स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप इसकी एक समरी जो है वो तैयार कर सकते हो। और कई बार जैसे मैंने आपको बताया कि इनमें वैसे डिटेल यदि आप करोगे तो डिस्क्रिप्टिव पर्सन बड़े से बड़ा तैयार हो जाएगा, और इसको मध्यम साइज का या बिल्कुल शॉर्ट टाइप आंसर के बीच में से जो सवाल बन सकते हैं वो भी आप कर सकते हो। तो इस प्रकार ये एक वीडियो मैंने आपको इंटरप्रिटेशन का और दे दिया है। ठीक है, थैंक यू सो मच।